Jai Hind warriors. Today I will discuss the opportunity given by the Indian Army to all the citizens who are between the age 18 to 42 years and they are gainfully employed. ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको हम लोग देखें, यदि हम लोग अपने सभी उस तरह का माहौल को देखें कि इंडिया में जिस तरह का माहौल चल रहा है, तो जैसे लास्ट टाइम पर ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस समय पर हम में से बहुत ऐसे थे और आई वुड से कि लाखों देशवासियों का एक ऐसी तमन्ना थी दिल में कि यार मैं भी अपनी फौजी भाइयों के साथ में बॉर्डर पर कहीं ना कहीं किसी भी तरह से उनके साथ में कंधों से कंधा मिला के योगदान कर सकूं अपने देश की सुरक्षा में। बट वो अपॉर्चुनिटी या तो हम लोग उस एग्ज़ाम्स तक नहीं पहुंच पाए या हमें पता ही नहीं था कि इस तरह का कोई चीज़ होती है टू सर्व द नेशन। आज यदि हमारे पास में ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है तो हमें उस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार करना है, उस चीज़ के बारे में हमें समझना है। एंड इट इज़ एक्चुअली द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू सर्व द इंडियन आर्मी एज एन ऑफिसर। जब भी कभी इमरजेंसी की सिचुएशन आती है, कभी डिजास्टर कंट्री में आता है, तो उस समय पर हमारे रेगुलर आर्मी के साथ में एक स्पॉटिंग यूनिट खड़ी होती है जिसको हम बोलते हैं टेरिटोरियल आर्मी। एंड वो जो टेरिटोरियल आर्मी है वो आपकी इंडियन आर्मी का ही एक पार्ट है। एंड उसके अंदर में दिस एग्जाम जो अभी यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ जिस एग्जाम के बारे में, इट विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू इंडक्टेड एज एन ऑफिसर इन दिस टेरिटोरियल आर्मी। अब है क्या ये चीज़, इसके बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इन दिस वीडियो आई विल सिंप्लीफाई ऑल द एरियाज कि कैसे एक टेरिटोरियल आर्मी जो है हमारे अंदर के पैशन को एक रूप देती है, एक उसको उसको प्लेटफॉर्म देती है कि हम भी वो ऑलिव ग्रीन जो यूनिफॉर्म है, जो कम्बैट यूनिफॉर्म है, हम भी उस चीज़ को पहन सके और जा सके, देश की सेवा में जुड़ सके। तो लेट अस टॉक अबाउट द टेरिटोरियल आर्मी एज एन ऑफिसर क्या डिमांड करता है। सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि 20 अप्रैल को ये एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जो है रिलीज हो चुका है एंड 19 मई जो है इसकी लास्ट डेट है, राइट। एंड 12 जुलाई को, यानी कि लगभग आज की हम बात करें कि हमारे पास में 1.5 महीने जो है यहाँ पर अवेलेबल है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। 12 जुलाई को इसका एग्ज़ाम है। बट ये डिमांड क्या कर रहा है, कौन इसके अंदर एलिजिबल होगा? बेसिक तो मैंने बता दिया, 18 टू 42 ईयर्स वाले जो हैं इसके अंदर में एलिजिबल होंगे। बट यहाँ पे फॉर्म में बिल्कुल क्लियर कट लिखा है, बिल्कुल क्लियर कट लिखा होगा गेनफुली एम्प्लॉयड सिटीजन। गेनफुली कौन होते हैं? दोज हु आर गेटिंग रेगुलर सैलरी और उनके पास में आईटीआर की स्लिप है, राइट। वो मतलब अनएम्प्लॉयड नहीं है। जो भी गेनफुल एम्प्लॉयड हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उसमें रेगुलर सैलरी लेने वाला जो बंदा है, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस में हो चाहे सेमी गवर्नमेंट में हो, सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है, कोई ट्यूशन दे रहा है, कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, वो भी इसके अंदर में हो सकता है, और इसके अंदर में प्राइवेट जॉब करने वाले भी हो सकते हैं। तो हर कोई इसके अंदर में आ सकता है। बट उसकी एज जो है 42 तक ही होनी चाहिए। 19 में यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो कंडीशन देखेंगे वो है उसकी नेशनलिटी जो है वो होनी चाहिए इंडियन सिटीजन, है ना। मेल और फीमेल कोई भी इंडियन सिटीजन होना चाहिए। और 19 मई तक शुड नॉट बी मोर देन 42 ईयर्स। ये दो बात ध्यान में रखनी है कि वो एक तो गेनफुली एम्प्लॉयड होगा, दूसरा उसकी एज जो है 42 ईयर्स तक ही होगी, तो वो अब ऑफिसर भी बन सकता है, वो भी ऑलिव ग्रीन वो यूनिफॉर्म पहन सकता है। बट इससे पहले वैकेंसी कितनी है इस एग्ज़ाम में, इसमें एग्ज़ाम होगा, इसका एक अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी टेस्ट। तो इस एग्ज़ाम के अंदर में वैकेंसी कितनी है? मेल की 11 है और फीमेल की 1 है। मेल की लास्ट टाइम हम देखते हैं तो 18 थी, वो ऊपर नीचे होती रहती है। इसके अंदर भी ये लिखा हुआ है कि इसके अंदर में वैकेंसीज आर सब्जेक्ट टू चेंज, अप डाउन हो सकता है इसके अंदर में। फीमेल की वैकेंसी लास्ट काफ़ी समय से लगभग सेम से ही रही है, एक पे ही चली हुई है। तो इट मे वेरी ऑल्सो, 1 के 2 भी हो सकते हैं, 2 का 1 भी हो सकता है, वट एवर। बट इतना आज की नोटिफिकेशन में यहाँ पर दिया हुआ है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट कि ये कंडीशन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यदि हम लोग बात करें यहाँ पर, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर में हमारे पास में ग्रेजुएट होना चाहिए। जो बच्चा जो है वो, जस्ट अ सेकेंड,
एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यदि कोई बेसिकली बच्चे ने इंजीनियरिंग करी है, किसी ने कोई और डिप्लोमा किया था पर उसने डिग्री में कन्वर्ट करवा लिया, किसी ने डिस्टेंस से करी है, ठीक है ना, ये सारी ही डिग्री जो है, डिग्री होनी चाहिए उसके पास में अपनी बेसिक, वो डिग्री सारी जो है मान्य है। और दूसरी बात यहाँ पे मैं बताऊंगा कि यहाँ पे क्योंकि कोई मिनिमम परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया हुआ है, यदि उसको डिग्री मिल गई है और वहाँ पे पास लिखा हुआ है, उसकी डिग्री में पास लिखा हुआ है, तो वो वहाँ पर एलिजिबल होगा उस एग्ज़ाम के लिए। तो कोई किसी को ये लगता है यार मेरे पास तो 50% आए थे, 52 आए थे, 55 आए थे, तो मैं पता नहीं शायद एलिजिबल होऊंगा नहीं होऊंगा, बट ये सब एलिजिबल है प्रोवाइडेड कि आपकी डिग्री के अंदर में पास लिखा होगा, राइट। तो यहाँ पर ये तो आपको हो ही गया। फिजिकल स्टैंडर्ड जो है एक थोड़ा डिटेल्ड इसका वर्जन है, तो इसको हम लोग अलग से भी डिस्कस कर सकते हैं, फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड। तो इस जनरल डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल डिस्कशन जो है मेडिकल के बारे में हम लोग भी नहीं कर सकते, उसकी बहुत छोटी छोटी टेक्निकलिटीज़ होती हैं जो सिर्फ फोर्सेस वाले ही उसके बारे में अच्छे से बता सकते हैं। जनरली बताते नहीं हैं, बिकॉज वहाँ पर दे हैव टू कंडक्ट ऑल द एग्ज़ाम विद वी कैन से कि डीप स्क्रूटनी, बहुत ही गहन उसके साथ में वो निरीक्षण करते हैं मेडिकली। तो यहाँ पे हम लोग इतनी बहुत टेक्निकल बातों में नहीं जा सकेंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड की हम लोग थोड़ी बहुत बात कर लेंगे आगे आने वाले टाइम में। एम्प्लॉयमेंट क्या है, गेनफुली एम्प्लॉयड, मैंने आपको बता दिया है कि सर्विंग मेंबर ऑफ द रेगुलर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मिलिट्री, पैरामिलिट्री लाइक फोर्सेज आर नॉट एलिजिबल, बिकॉज इनके लिए भी अलग से निकलता है। उनको जो भी कोई उस फोर्सेज में सर्व कर रहा है और यदि दोबारा से रेगुलर फोर्सेज में जाना टेरिटोरियल आर्मी में जाना चाहता है ऑफिसर के तौर पर, उनके लिए अलग से भी वैकेंसी निकलती है। बट ये अभी वैकेंसी जो है सिर्फ सिविलियन के लिए है। तो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी टेस्ट की बात करें, 12 जुलाई जो है वो ऊपर भी लिखी हुई है सबसे ऊपर, तो 12 जुलाई को ये टेस्ट होगा। सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म 19 में 23:55 आवर्स के ऊपर में बंद हो जाएगा, यानी कि 11:55 पे जो है 19 तारीख को ये बंद हो जाएगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन मान के चलते हैं कि जितने भी बिग सिटीज़ हैं आपके सराउंडिंग में, उन सभी में सेंटर बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है ना। लगभग इनके पास में 150-200 सेंटर होते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो आपका भी कोई ना कोई आसपास का सिटी जो है पक्का उसके साथ होगा। तो डोंट वरी अबाउट दिस सेंटर। आप अपना फॉर्म फिलअप करो तो आपको उसमें 2, 3, 4, 5 चॉइसेस मिलेंगी, आप फिलअप कर देना, जो भी आपको नियर अबाउट होगा उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। बट यस, जितना जल्दी हो सके आप इसको भरो, क्योंकि पास के सेंटर जल्दी फिल हो जाते हैं तो उनको आज दूसरे सेंटर देने पड़ते हैं। डिस्क्लेमर चलो ये हो गया इसका, सीबीटी टेस्ट का। सेंटर चेंज करने की वो आप लोगों की रिक्वेस्ट नहीं मानेंगे, ये बात श्योर है। फौज किसी भी ऐसी चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करती। स्टैंडर्ड एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन की बात करेंगे, विच इज़ वेरी मच वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नोटिफिकेशन। कि इस बार क्या हुआ कि यहाँ पर सिर्फ 3 सेक्शन रखे गए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इससे पहले लास्ट ईयर तक 4 सेक्शन होते थे, इसके अंदर में मैथ भी इंक्लूड होता था। ये एक बहुत वी कैन से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर दोज हु फियर्ड फ्रॉम दी मैथ, कि यार मेरे से तो मैथ होना ही नहीं है, मैं तो इस एग्ज़ाम के लिए क्या ही करना है बैठ के। नाउ दे आर टेंशन फ्री कि भाई यार यहाँ पर जो है मैथ तो है ही नहीं है, बट रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड द इंग्लिश इज़ देयर। और यहाँ पर 40 क्वेश्चन इसके हो गए हैं, रीजनिंग के 30 और 30 इसके हो गए, टोटल 100 क्वेश्चन है। लास्ट ईयर तक 25 ईच थे, 4 सेक्शन थे, 25 ईच थे, ठीक है। अभी इसको रीजनिंग को थोड़ा वेटेज दिया है, और जीके और इंग्लिश भी है। तीनों ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तीनों को ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बता देता हूँ इस एग्ज़ाम की और इस पूरे उस पार्ट की। जो ये एग्ज़ाम है उसमें सिर्फ 11 सीट उस मेल की है और 1 सीट, टोटल 12 सीट है। और एग्ज़ाम देने सभी इकट्ठे बैठते हैं। आपको मैं सिर्फ एक इतना रेफरेंस देना चाहता हूँ कि यहाँ पर 18 से 20 गुना बच्चे ही दे विल आस्क फ्रॉम दी सीट। यदि मैं एक रफ आइडिया लेकर चलता हूँ लगभग उन्होंने यहाँ पर 200 से 220 बच्चे जो हैं बुलाने हैं, सिर्फ 200 से 220 बच्चे बुलाने ऑल ओवर इंडिया, लगभग, ज़्यादा नहीं तो लास्ट ईयर का यदि मैं बात करूं तो 50 से 60 हज़ार बच्चों ने पेपर दिया था। जस्ट इमेजिन दी सीवियरिटी ऑफ दिस एग्ज़ाम, इमेजिन दी लेवल ऑफ द एग्ज़ाम की, उसके पेपर का जो अंडरस्टैंडिंग है वो हो सकता है कि मैनेजेबल लगे, कि मैनेजेबल। बात है कि क्या हम लोग मेरिट में आ रहे हैं, मेरिट में जो बच्चा आएगा वही नेक्स्ट स्टेज के लिए, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेगा। तो यहाँ पे 200 से 220 बच्चों के अंदर में आना है, मैनेजेबल है, ये मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि ये सिलेबस जो है मैनेजेबल है। यदि मैं नोटिफिकेशन के बेस पर सिलेबस को देखूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा
आई विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। वाई? बिकॉज इस सिलेबस के अंदर में कुछ ऐसा नहीं है कि जो मुझे पता लगे कि हाँ यार क्या इसके अंदर में सिलेबस क्या इसके अंदर में टॉपिक्स पूछे गए। यहाँ पे दिए गए हैं मेकिंग लॉजिकल कंक्लूजन, पैटर्न ऑफ नंबर, स्टेटमेंट, फिगर, लेटर, बट इससे नहीं पता लग रहा जीके में क्या किया हुआ है। डे टू डे लाइफ की जो जीके की बात की गई। और एक और मैं आपको दिखा देता हूँ, इंग्लिश में तो बिल्कुल ही ये कहा है कि छोटा सा पार्ट, इंग्लिश में तो बिल्कुल सिर्फ ये कहा है कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स, है ना। ये कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करता कि क्या सिलेबस होगा, किस तरह के हमें प्रैक्टिस करनी है, किस तरह का क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें समझ में आएगी जो प्रीवियस ईयर पेपर हमारे पास में आएंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग उस चीज़ को, स्ट्रक्चर को रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे। तो देन वी विल एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई हाँ ये जो 100 मार्क्स है, 100 मार्क्स में से लास्ट टाइम पे 76 की कट ऑफ गई थी। ये भी मैं बता देता हूँ आपको, वेरी मच इंपॉर्टेंट, 76 की कट ऑफ गई थी। ऑल्दो आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो फॉर दैट कि भाई पेपर को कैसे रीच आउट किया जाए, कैसे प्रिपेयर किया जाए, स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाए। बट यहाँ पे एक सिंपल सी बात बता दी है, पेपर मैनेजेबल है, पर उसकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी टफ होगी। उसको हम लोगों ने अचीव करना है किसी भी कीमत पे, तभी फ़ायदा है अपने पैशन को यहाँ पर फुलफिल करने का। नाइन्थ पॉइंट है कैंडिडेट इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी क्या है कि उसके पास में वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये ना कहे कि यार आपने मेरा एडमिट कार्ड दे दिया तो नाउ आई विल एलिजिबल फॉर ऑल दी स्टेजेस, मैं पेपर भी क्लियर कर लिया तो अभी मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। नहीं, यदि कहीं पर भी उसकी वेरिफिकेशन होती है, जो कि होगी, इंटरव्यू से पहले आपकी वेरिफिकेशन होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यदि उसमें कहीं पर भी आपकी कोई मिस्टेक नज़र आती है तो वो आप लोगों को अलाउ नहीं करेंगे आगे। तो मेक इट श्योर कि वो आप अपने एलिजिबिलिटी कंडीशन जो हैं एग्ज़ाम की, वो सारी चीज़ें पहले से इंश्योर करके चलें। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन 2 आवर्स है, वो ठीक है, 2 घंटे का एग्जामिनेशन है, 120 मिनट का है, और हमारे 100 क्वेश्चन है, आराम से हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस है, कंप्यूटर पे होता है। इससे बेनिफिट क्या है कि आपने जैसे सबमिट किया, और ये चीज़ देखी गई है पिछले कई सालों में, जो हम लोग देख रहे हैं, जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे, आपने आज एग्ज़ाम दिया, विद इन वीक आपका रिजल्ट भी आ गया, साथ में आपके आंसर्स भी आ गया, आपको पता भी लग गया कि कौन सा आंसर मेरा क्या था, उसका आंसर क्या है। तो इससे क्या हो गया कि ट्रांसपेरेंसी जो है बहुत अच्छी इसके अंदर में मेंटेन की गई है। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम। क्वालिफाइंग मार्क्स की मैंने बात की है कि क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर कोई ये फिक्स नहीं करते हैं, ये डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट्स जो हैं 200 से 220 के बीच में जो है फॉल करेंगे। वो लास्ट टाइम पे 76 पे फॉल कर गए थे, 76 नंबर पे। कट ऑफ जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ जो बच्चे अपीयर कर रहे हो उसमें कितनी ज़्यादा कंपटीशन है। हो सकता है आपकी बार 50 पे हो जाए, हो सकता है आपकी बार 90 पे हो जाए, वट एवर जो भी होगा वो तो पेपर के दौरान ही पता लगेगा। बट यहाँ पर एक चीज़ जो है कि यहाँ पर रॉन्ग पेनल्टी भी है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, एंड दैट इज़ गुड वन। टफ सेन में है क्योंकि 1/3 है। जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि 1/4 होती है ना, 0.25, वो थोड़ी इजी वाली हो जाती है। लास्ट टाइम पे मैं बता देता हूँ 1/4 थी तो 76 मार्क्स की जो कट ऑफ बनी। अब की बार 1/3 है, थोड़ा सा स्लाइटली नीचे भी आ सकती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग होगी उतने ही मार्क्स नीचे आएंगे। तो ये एक बड़ा चेंज है जो अब की बार बच्चा कहेगा नहीं सर पिछली बार 76 थी, मैं कह दूं नहीं आपकी बार 90 जा सकती है ना, बच्चे प्रिपेयर करेंगे। बट यहाँ पर ये देखना है कि 0.33 जो है वो चेंज है आपकी बार। 1/3 मार्किंग जो है वो थोड़ी टफ तरफ है, तो बच्चे जितनी ज़्यादा गलती करेंगे नंबर उतने ही उनके कम चल रहे होंगे। फ़ी की जो डिटेल है, इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे आप जाओगे, वहाँ पर आपको सबमिट करना है। 500 रुपये इसकी फ़ीस है, और इस फीस में आपको जो भी आपका यू कैन से मोड ऑफ ट्रांजैक्शन रहेगा, यूपीआई से भरना है, आपने इंटरनेट बैंकिंग से करना है, जो भी आपको सूटेबल लगता है उस पर आप जाके अपना फिल कर सकते हो। तो वहाँ पे उनकी जो मेंशन है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सूटेबिलिटी देख सकते हो। अप्लाई करने का इंडियन आर्मी बता दिया था मैंने, इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाना है। इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर आपको फॉर्म अपना जो है अपलोड करना है। उसमें जो भी डिटेल्स होंगी, आपकी फ़ोटो होगी, सिग्नेचर होगा, वो वहाँ पर जाके आपको करना है। इंडियन आर्मी, ये नोट कर लेना, indianarmy.nic.in। एंड दूसरी बात, जितना जल्दी हो सके आप फिल कर लो। जिसको भी लगता है कि भाई मुझे आसपास के सेंटर में ही मेरा नाम आना चाहिए, बहुत दूर नहीं आना चाहिए, तो वो जितना जल्दी हो सकता है अपना फॉर्म फिलअप कर ले, क्योंकि सेंटर फिलअप होने स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर उनको दूर ही अलॉट होता है। तो दिस इज द पॉइंट।
ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने की कंडीशन यहाँ पर भी है, बट आप जब फॉर्म फिलअप करोगे कुछ वहाँ पर भी मिल जाएगी। यहाँ पे छोटी छोटी बातें लिखी गई हैं। ईमेल आईडी आपका बनाओ, बिल्कुल एकदम से फ्रेश बनाओ, जो भी है एक बार आपने दे दिया वो बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ही बना के खुद ही भूल गए उसके जो भी आइडेंटिफिकेशन है या उसके पासवर्ड हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, वहाँ पे मिलेगा। फॉर्म फिलअप से करने से पहले भी आपको 4-5-7 जो इंस्ट्रक्शंस है वो मिलेंगी। बहुत बेसिक इंस्ट्रक्शन है, कुछ ऐसा नहीं है कि भाई समझना है किसी भी तरह से। तो यही यहाँ पे बात की गई है। एडमिट कार्ड जो है 10 से 12 दिन पहले जनरली आ जाता है, बट समटाइम्स यदि आपको लगे कि नहीं आ पा रहा है तो देर इज़ ए लाइक दे हैव गिवन द हेल्पलाइन नंबर ऑल्सो, तो यहाँ पर कैंडिडेट कर सकते हैं। एंड वी हैड ए एक्सपीरियंस, हमारे जो बच्चे उनके साथ में कुछ हुआ था तो उन्होंने जब किया था तो उनको रिस्पॉन्स भी मिला था। तो आई वुड से कि पूरा जो इनका मैकेनिज्म है, टेरिटोरियल आर्मी को जो कंडक्ट कर रहे हैं उनका जो मैकेनिज्म है, इट इज़ वेरी गुड मैकेनिज्म एंड दे आर वेरी रिस्पॉन्सिव। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यदि थोड़ा बहुत यदि आपको लगता है या आपके ऑब्जेक्शन के लिए भी इन्होंने बनाया है कि जब आपके आंसर की आ जाएगी और आपको लगता है कि यार मेरे जो आंसर थे और जो यहाँ पर आ रहे हैं उसके अंदर में फॉल्ट है, कोई जो आंसर इन्होंने दिया हुआ इट शुड नॉट बी हैपन, ये हो ही नहीं सकता इस, तो उसको आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। उसका भी उन्होंने मैकेनिज्म बनाया है, विद इन 3 days 72 आवर्स के बीच में आप इसको रेज कर सकते हो। इट विल अगेन अ वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम। तो यहाँ पर आपको आपकी आंसर की, आपका क्वेश्चन पेपर विद आंसर की सब कुछ मिल जाएगा। तो देयर यू कैन सी द थिंग्स। सिलेक्शन प्रोसीजर की हमने बात की थी, दो पार्ट है। एक तो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम जो जिस बच्चे को क्लियर होगा उसके बाद में एसएसबी है, ठीक है ना। तो एसएसबी तब आएगी जब आप मेरिट में आ जाओगे, और एसएसबी में आते ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। जितनी भी मैंने कहा कि आपको रेगुलर आपकी सैलरी स्लिप होनी चाहिए या आईटीआर होना चाहिए, कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं। एनओसी, जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो कि आपको वहाँ से नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी चाहिए कि यार कल को आपको ज्वाइन करवा भी लिया तो क्या आपकी कंपनी आपको रिलीव कर देगी, क्या दे आर एग्रीड। यदि वो ऐसा नहीं है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है ही नहीं आपके पास में, तो उनका भी टाइम ख़त्म होगा। तो उनको भी लगता है यार हम लोग ऐसे कैंडिडेट पे ऊपर क्यों इतना टाइम लगाए जिसको उसको खुद ही नहीं पता कि उसकी कंपनी उसको रिलीव करेगी नहीं करेगी। तो मेक इट श्योर कि बिफोर गोइंग टू दी एसएसबी, उस प्रोसीजर तक पहुंचने तक आप अपने बाकी जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है एज ए कैंडिडेट वो आपका पूरा कंप्लीट हो, तो यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि यार चल यार एग्ज़ाम तो देना है, मैं चला जाऊँगा वहाँ पर। उनके साथ में जनरली ये चीज़ लगता है कि वहाँ पर जाते साथ पहले दिन उनको बाहर कर देते हैं। तो इसलिए इसको कहा है ना कि गेनफुली एम्प्लॉयड सिटीजन्स। ऐसे करने का तो वो सीडीएस और एफकेट एग्जाम हो ही रहे हैं जहाँ पे कोई उससे एम्प्लॉयमेंट मांग ही नहीं रहा है। तो उसके बावजूद भी यदि बच्चा ट्राई करना चाहता है कि नहीं यार मैं तो चला जाऊँगा वहाँ पे हो जाएगा, तो दे में ट्राई, बिकॉज ऐसे बहुत कैंडिडेट हैं जो बाहर आए हैं विदाउट फेसिंग द इंटरव्यू, राइट। तो ये अपना एक थोड़ा सा ध्यान रखना, ये किसी वजह से अपॉर्चुनिटी बनाई है तो इस चीज़ को रखेंगे। ये जो अगला जो पार्ट है इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, इसके अंदर में सिर्फ इतनी बात की गई है कि आपको एनओसी का एक सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट क्या होगा, उसमें यह बताया गया है। एक छोटा सा है कि ट्रेनिंग यदि आपकी पूरी सिलेक्शन हो जाती है, आपका ज्वाइनिंग का जो टाइम आता है, तो ट्रेनिंग आपकी 6 मंथ की ट्रेनिंग है फर्स्ट गो में, जहाँ पे आपको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी एंड वहाँ पर आपको बैरक में रखना और ओटीए में आपको ट्रेन किया जाएगा जैसे कि बाकी कैंडिडेट्स ट्रेन किए जाते हैं। तो उसके लिए आपको एक आपका जो मेंटल एप्टीट्यूड है वो डेवलप किया जाएगा, आपको वेपन्स ट्रेनिंग दी जाएगी, हर तरह से आपको एक फौजी बनाया जाएगा। उसके बाद में आपको हर साल सिर्फ 2 महीने वहाँ पर देने हैं। उन 2 महीने में आपको दोबारा से वहाँ पे एज एन ऑफिसर यूनिफॉर्म पहन के उनके साथ में जाना है। अदर देन दैट जो बाकी आपके पास में 10 महीने हैं तो यू कैन डू योर वर्क। तो दिस इज़ द बेस्ट एंड द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जिसको लगता है कि यार मेरे अंदर में वो जो मन में इच्छा थी कुछ करने की, वो मैं यहाँ से फुलफिल कर सकता हूँ, जस्ट ट्राई इट। आपको लगता है कि भाई नहीं भी हो रहा, जस्ट ट्राई इट।